हेलो एवरीवन, आप सभी का एडीज क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का हमारे नाम है WPE, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आई होप सभी का स्टडी बेहतर चल रहा होगा। स्टडी हमें करते रहना है, एकदम दबा के पढ़ाई करना है, ठीक है ना? हाँ, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में मेनली वर्क, पावर एंड एनर्जी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, देखते हैं। चैप्टर के नाम में फर्स्ट वर्ड क्या आया है? वर्क। यानी हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा कि हमारा वर्क क्या होता है। तो ध्यान देना, आराम आराम से डिफाइन करते हुए चलते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, डेफिनेशन देने से भी पहले ये सवाल है, तो वर्क का डेली लाइफ में जो मतलब है, वर्क का जो फिजिक्स में मतलब है, क्या दोनों का सेंस सेम है या अलग है? जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं इतने देर से यहाँ चल रहा हूँ, मैं ये क्लास लूँगा, पूरा लेक्चर लूँगा, मैं पूछूँ मेरे ऊपर mg कैसा लगा? सर वर्टिकली डाउनवर्ड। मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल। मैं पूछूँ क्या फिजिक्स के हिसाब से मैं वर्क किया हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो तुम कहोगे सर आप फिजिक्स के हिसाब से वर्क कोई नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल mg हमारा कोई वर्क नहीं कर रहा है। पर अगर बात किया जाए, क्या मैं जब चलूँगा तो चलने से मेरा एनर्जी लॉस होगा? डेली लाइफ में मैं क्या इसको वर्क कहूँगा? हाँ, बिल्कुल वर्क कहेंगे। जैसे कुली अपने सर पे लोड रखकर प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे लगातार मूव करता रहे ना, तो कहा जाता है कुली ने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन नहीं किया है। तो डेली लाइफ में वर्क का मतलब, फिजिक्स में वर्क का सेंस अलग है। अब सर ये उठा सवाल कि फिजिक्स में वर्क कैसे डिफाइन करेंगे, यानी अब हमें सारा डिस्कशन फिजिक्स पे करना है कि फिजिक्स में हम वर्क डिफाइन कैसे करने वाले हैं। इस बात को ध्यान से आराम से समझते हुए चलना। तो फिजिक्स में वर्क होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फिजिक्स में वर्क के डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन हमारे पास में क्या है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना जरूरी है। दूसरा कंडीशन है फोर्स लगने के वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट पर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट का किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, पर डिस्प्लेसमेंट हो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को छोड़कर, तो मैं क्या कहूँगा? ये इस फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया, नहीं तो फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट पर कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। यानी इन बातों से मुझे ये समझ में आया कि वर्क होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? फोर्स लगकर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक्सेप्ट द डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं बातें लिखूं तो यानी वर्क होने के लिए कंडीशन की अगर बात करूं, कितने कंडीशन है, तो तुम कहोगे सर वर्क होने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। कंफर्म ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई फोर्स हमारा एक्ट करना ही करना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या बनेगा? तो सेकंड कंडीशन बनेगा दिस फोर्स displaces the object except the perpendicular डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं कहूँगा बॉडी पे वर्क हो रहा है, बॉडी पर एक्टेड फोर्स ने वर्क किया, नहीं तो बॉडी पर एक्टेड फोर्स ने वर्क भी नहीं किया। ये हो गया। अब मन में सवाल आया कि हम लोग चलो एक काम करते हैं, वर्क का कंडीशन तो देख लिया, वर्क का डिफाइन करके देखते हैं, वर्क का डेफिनेशन देखते हैं क्या बनेगा। तो आराम से समझते हुए चलना है, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स F अप्लाई किया है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स F फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी मैं कितना अज्यूम कर लेता हूँ, थीटा। अच्छा, अगर मैं पूछ भी लूँ जरा बताना थीटा कौन सा एंगल है, तो तुम कहोगे सर थीटा हमारा एंगल है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारा ये किस किस के बीच का एंगल है, फोर्स और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, उनके बीच के एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा। तो अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। वर्क का डेफिनेशन होता है अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे, फोर्स के वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट ds हो, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर है तो स्मॉल वर्क डन भी आएगा, और जो स्मॉल वर्क डन आता है ना, उस स्मॉल वर्क डन का फार्मूला होता है, इसको मैं अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर था तो वर्क डन भी स्मॉलर आएगा, और वो स्मॉलर वर्क डन हमारा बनेगा एफ डॉट डी एस। जो हमारा स्मॉलर वर्क डन बनने वाला है वो स्मॉलर वर्क डन हमारा क्या बनकर आ जाएगा, एफ डॉट डी एस। यानी किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो, फोर्स अप्लाई होकर अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए स्मॉलर, तो इस स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन आएगा फोर्स का, वो कितना आएगा, एफ डॉट डी एस। अब डॉट प्रोडक्ट वगैरह हम लोग वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको आगे बढ़ाएं। तो अगर मैं कहूँ ए डॉट बी का फार्मूला लगाए, तो फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। यानी स्मॉल वर्क डन हमारा है एफ इंटू डी एस इंटू कितना बनेगा, कॉस थीटा बनने वाला है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, आगे मैं बातों को डिस्कस करूँ, आगे मैं बातों को बोलूँ, तो ध्यान देना क्या होगा। अच्छा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो हमारे क्या है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना एक एक बात में। सबसे पहला सवाल मैंने पूछा, जरा सोच के बताना, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो तुम कहोगे सर डॉट प्रोडक्ट आया है ना, और अगर डॉट प्रोडक्ट आया है तो हमारा डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। यानी वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क हमारा कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास में कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता, वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगला सवाल मैं पूछूं, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता होगा, यूनिट। तो अगर मैं वर्क का यूनिट लिखना चाहूँ ना, तो देखना वर्क का यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, कॉस थीटा। तो तुम कहोगे सर कॉस थीटा यूनिट लेस है, क्यों यूनिट लेस है, क्योंकि कॉस थीटा ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी लेंथ में मीटर आएगा, मीटर मीटर कैंसिल आउट करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे क्या होते हैं, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो हमारा वर्क का यूनिट क्या बना, न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को मैं क्या नाम देता हूँ, जूल कहता हूँ। तो हमारे वर्क का एसआई या एमकेएस यूनिट क्या बनकर आ गया है, जूल। मैं वर्क के सीजीएस यूनिट की बात करूं तो न्यूटन को सीजीएस में क्या नाम देते हैं, डाइन। न्यूटन को सीजीएस में क्या नाम देते हैं, डाइन। मीटर को सीजीएस में क्या कहेंगे, सेंटीमीटर, या इसी को मैं यहाँ अर्ग कहता हूँ, यह हमारा सीजीएस यूनिट है। तो वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, और वर्क का सीजीएस यूनिट हमारा क्या बनने वाला है, अर्ग बनने वाला है। अब आगे जरा ध्यान देना, और भी यूनिट्स पे मैं डिस्कशन करूंगा। पहले मैं बता दूं जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होगा। तो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, मीटर को सेंटीमीटर बनाना, तो फाइनली हमारा 1 जूल में 10⁷ अर्ग निकल कर आएगा। 1 जूल में कितना अर्ग हमारा होगा, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू हमारा बनकर आ जाएगा 10⁷ अर्ग। मैं और भी चीज़ों को आराम आराम से आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देते रहना। इसी में मैं कुछ और बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। वर्क या एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ईवी क्या लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे सर ईवी हमारा यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल ये उठा सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा वर्क या एनर्जी का यूनिट है, तो मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका आंसर भी निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन को एक यूनिट के पोटेंशियल डिफरेंस में, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करने पर जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन होता है, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रूव भी कर सकते हैं। कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल रहेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इतने जूल के इक्वल होगा। कुछ और यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कहीं लिखा हो किलो जूल, किलो का मतलब क्या? 10⁻³ जूल। कहीं ऐसे लिखा हो मेगा जूल, तो मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻6 जूल। इसी तरह, एक मिनट, इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हो, ध्यान देना, 1 किलो जूल यानी 10⁻³ जूल, 1 मेगा जूल यानी 10⁻6 जूल बनेगा। इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हो, ध्यान देना, एक यूनिट और सुना होगा, खासकर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में हम लोग डिफाइन करेंगे। एक वर्क या एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी। मैं अभी लिख देता हूँ, वहां पर एक्सप्लेन भी करेंगे। 1 कैलोरी हमारा जो इक्वल आता है ना, 1 कैलोरी इक्वल आएगा 4.18 जूल, या इसी को रफली हम क्या अज्यूम करते हैं? 4.2 जूल अज्यूम करते हैं। वर्क या एनर्जी का एक यूनिट और बहुत ज़्यादा फेमस यूनिट है, जैसे मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता है ना, तो उसमें आता है आपने इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, यानी वर्क या एनर्जी का एक और क्या यूनिट होता है? यूनिट। और यूनिट किसे कहते हैं? तो 1 यूनिट हमारा इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट किसके इक्वल रहने वाला है? तो 1 यूनिट हमारा इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। अब अगर मैं पता करूं 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, देखना मैं निकाल के दिखाता हूँ। 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब 10⁻³ वाट हमारा क्या होगा? जूल पर सेकेंड। आवर क्या? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर में हमारा होता है। अब जरा मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान दो, ध्यान देना सभी लोग। वर्क का हम लोगों ने यूनिट लिखा, अब मैं चाहता हूं वर्क का डायमेंशन लिखकर देखें कि जरा बताना वर्क का डायमेंशन क्या होगा। तो हमें रटा हुआ फोर्स का डायमेंशन हमने अभी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, कितना था? याद भी किया था, mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कितना? एल। एक एल यहाँ है तो क्या बन जाएगा? ml²t-2 कॉस थीटा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, तो बेसिकली वर्क का हमारा डायमेंशन बनकर कितना आ चुका है? ml²t-2। ठीक है ना? हमने यूनिट लिखा, डायमेंशन लिखा, स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, जरा देखना। यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। कॉस थीटा, अच्छा थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ना। और वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री से लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यानी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर में कि दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। हमें पता कॉस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कॉस थीटा 0 भी होता है 90 पे। तो कॉस थीटा के पॉजिटिव नेगेटिव 0 होने के बेसिस पर हमारा वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। हाँ, वर्क अलग बात है, स्केलर क्वांटिटी है, पर कुछ ऐसे स्केलर क्वांटिटी होते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं या नॉन नेगेटिव होते हैं, पर कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जैसे वर्क हमारा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। यानी अगली बात मैं क्या कह रहा हूं, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। यानी वर्क हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और 0 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है, अब एक एक करके देखते हैं। वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा, एक एक बातें, इन बातों को भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, आराम से देखते हुए चलना। जरा बताना, अगर मैं कहूँ वर्क हमारा नेगेटिव है, अच्छा वर्क नेगेटिव कब होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं है। वर्क के नेगेटिव का मतलब है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा कितना रहेगा? नेगेटिव। और कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी हमारा जो एंगल आएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री से लेस देन 180 डिग्री आने वाला है। अच्छा, अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री से लेस देन 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। यानी मैं कह रहा हूं, अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच का एंगल हमारा
ऑब्ट्यूज एंगल हो, अबव द 90 डिग्री एंगल हो ना, तो हमारा वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैं अगली बात करूं, वर्क डन पॉजिटिव आ गया। अच्छा, वर्क डन निकालने में तीन फैक्टर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो ऑलवेज पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एक टर्म क्या बचा, दिस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव तो वर्क नेगेटिव। कॉस अगर पॉजिटिव, सॉरी, वर्क अगर पॉजिटिव दिख रहा है ना, इस बात का मतलब है कॉस थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और कॉस थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव। यानी अगर वर्क डन पॉजिटिव आया है ना, तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 से लेस देन 90 डिग्री रहने वाला है। और अगर एंगल कभी भी दो वेक्टर का ये हो तो इसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल एक्यूट हुआ तो हमारा वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज हुआ तो वर्क डन नेगेटिव। जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, नेगेटिव वर्क डन के लिए कैसा होगा, अगर ये फोर्स का डायरेक्शन है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाए, ये एंगल हमें ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। जैसे मैं कहूँ ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाए, अब इनके बीच का जो एंगल है ना, ये हमें लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है, तो वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होने वाला है। लास्ट पॉइंट का, वर्क डन जीरो कब होगा, जरा इस बात को डिस्कस करें। जरा बताना वर्क जीरो का मतलब क्या है। वर्क जीरो तीन कंडीशन में आ सकता है, या तो फोर्स ना रहे, या डिस्प्लेसमेंट ना हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो लेकिन फिर भी क्या ना हो, दोनों के कॉस थीटा नाइन जीरो हो जाए। तो मैं ये मान के चला ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, फोर्स जीरो नहीं नॉन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो, उसके बाद हमारा वर्क जीरो आ रहा है। तो वर्क जीरो का मतलब क्या, मैंने ये माना है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन अगर वर्क फिर भी जीरो है तो कॉस थीटा क्या रहेगा, जीरो। और कॉस थीटा जीरो का मतलब एंगल कितना रहेगा, 90। और एंगल किस किस के बीच का है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर दो नॉन जीरो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो और उनका वर्क डन हमारा जीरो आ रहा है, तो कंफर्म हमारे दोनों वेक्टर के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90। और इसे हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। तो वर्क डन जीरो किस कंडीशन में आया है, पहले मैं बनाऊं। तो वर्क डन जीरो आया है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए ना, तो वर्क डन जीरो होगा। यही मैंने कंडीशन में भी बताया था, वर्क की ये कंडीशन होता है। और अगर मैं बात लिखूँ ना, इसी बात को लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, इफ force and displacement will be perpendicular or orthogonal to each other, then work done will be जीरो। देन वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ये मैंने अभी तक वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, और बेसिक इंट्रोडक्शन देते देते मैंने वर्क को डिफाइन भी कर दिया है। एक बार जरा इन बातों को ध्यान से देख लें, कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ, दोबारा देख लें, पूछ क्या लें, ऑफलाइन क्लास नहीं हो, वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मैंने इतना सब करके वर्क को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। अगर वर्क हमारा फॉर्मली डिफाइन हो चुका है तो अब मैं चीज़ों को आगे थोड़ा लेके चलता हूँ, ठीक है ना। वर्क का यूनिट डायमेंशन याद किया, वर्क का डिफिनेशन देखा, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। अब कुछ थियोरेटिकल पॉइंट है दो तीन, वो हम देखते हैं। हाँ, अब मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाद में उन पॉइंट्स को रीड कर लेंगे। मैं सवाल पूछूं, क्या फोर्स हमारा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है या नहीं, ध्यान से सुनते हुए रहना। क्या फोर्स हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा या नहीं, किसी बॉडी पर एक्टेड फोर्स क्या ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा या नहीं। सोचो, अगर तुम्हें याद हो पिछले चैप्टर में एनएलए में मैंने क्या पढ़ाया था, सूडो फोर्स पढ़ाया था। सूडो फोर्स मैंने क्या कहा था, अगर ऑब्जर्वर हमारा एक्सेलरेट करे ना तो ऑब्जेक्ट पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, उस एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सूडो फोर्स। अब ये लाइन जैसे मैंने बोला ना, तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अलग अलग होता रहे तो हमारे ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स अलग अलग आता रहेगा। इसका मतलब भी अगर ऑब्जर्वर पे एक्सेलरेशन ना रहे तो एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर कम आएगा।
सर इन बातों से मुझे ये पता चला ऑब्जर्वर यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारा बॉडी पर एक्टिव फोर्स डिपेंड करता है। पर अगर हम ये बातें मैंने बोला, ये समझ में आया ना कि फोर्स हमारा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पर जरा ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है, फोर्स विल बी इनडिपेंडेंट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से देखें तो तुम कहोगे सर यहाँ तो इंडिपेंडेंट लिखा, या तो आप बता गलत रहे या लिखा गलत है। तुम कहोगे सर हमें बेवकूफ मत समझिए, आप कह रहे हैं कि जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स। सूडो का मतलब क्या, कोई रियल फोर्स है क्या? नहीं। सूडो फोर्स के बारे में अगर तुम्हें डिटेल में सारी बातें याद हो ना, तो मैंने कहा था सूडो फोर्स हमारा तभी लगता है जब ऑब्जर्वर क्या करे, जब ऑब्जर्वर क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। वो भी लगाएंगे क्यों, एक्चुअल में को लगता नहीं है, लगाते इसलिए है ना क्योंकि न्यूटन्स लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं रह जाता है। और मैं चाहता हूं हम लोग न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लगाएं, इसलिए हमें क्या लगाने की जरूरत हो जाता है, सूडो फोर्स। जबकि ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, एक ये वर्चुअल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये लगाने से ना न्यूटन्स लॉ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में भी लगता है, पर वो कोई एक्चुअल में फोर्स है नहीं। यानी इन बातों से हमें समझ में आ रहा है ऑब्जर्वर एक्सिलरेट करे, रेस्ट में रहे, यूनिफॉर्म मोशन करे, एक्सिलरेशन भी किसी हिसाब से भी चेंज होता रहे, हमारे ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड एक्चुअल जो फोर्स है, जो रियल फोर्सेस होते हैं ना, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट पर एक्टेड फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट रहता है। वो सूडो फोर्स वाला कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, वो तो मैथमेटिकल फोर्स है जो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाए। तो इतना मुझे क्या समझ में आया, फोर्स हमारा इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगला सवाल हमारा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जरा बताना डिस्प्लेसमेंट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं। तो तुम कहोगे सर जरा अगर मैं ध्यान से बोलूँ ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम दो दोस्त ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आया, ट्रेन में छोड़ना है, प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है। ट्रेन रन करना स्टार्ट हो गया। जो दोस्त तुम ट्रेन में आमने सामने की सीट पर बैठा हो, अगर एक से पूछा जाए तुम्हारे बारे में कि तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो वो कहेगा सर रेस्ट में। अगर पूछा जाए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो कहेगा 0। पर जो ग्राउंड पर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उससे पूछा जाए तुम दोनों के बारे में ना कि वो रेस्ट में या मोशन में, तो कहेंगे मोशन में है। पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, कहेंगे सर लगातार मुझसे दूर जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जर्वर बदला, एक बार ऑब्जर्वर को ट्रेन के अंदर रखा, एक बार ऑब्जर्वर को प्लेटफॉर्म पे रखा, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑब्जर्वर पे यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो फोर्स तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर गया। तो वर्क में दो फैक्टर है, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है। फोर्स से डिपेंड नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट अगर डिपेंड कर गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर पे, तो वर्क भी हमारा ऑब्जर्वर पर डिपेंड करने वाला है। तो देखना सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट विल बी डिपेंडेंट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वर्क विल बी डिपेंडेंट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों किया, मैं सारा डिटेल में बोल चुका हूँ। अब अगले पॉइंट्स पे जरा ध्यान देना क्या है। हम लोग जो वर्क डिफाइन करते हैं ना, वो एक इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मुझसे वर्क डिफाइन करने के लिए कोई कहे तो हम लोग वर्क डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब डिफाइन किए थे ना, तो वहाँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिफाइन किया था। पर कभी भी क्या नहीं होगा, वर्क हमेशा एक इंटरवल में यानी बेसिकली एवरेज ही डिफाइन होता है। कभी भी इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इंस्टेंटेनियस वर्क हमेशा एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है, वो कोई क्वांटिटी ही नहीं है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। इंस्टेंटेनियस वर्क हमारा मीनिंगलेस है। हाँ, वर्क हमेशा एक इंटरवल में डिफाइन होगा। एक और पॉइंट मैं यहाँ बोल देता हूँ, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्क मैं पूछूं पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं, तो अगर कुछ चैप्टर का आइडिया हो ना, मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी, वर्क हमारा जो होता है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारे फोर्स हमारे पाथ डिपेंडेंट है। अगर तुम्हें याद हो, हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी, अगर पढ़ा है पहले चैप्टर कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वही डेफिनेशन दूंगा। पर अभी क्या मैं बोल दे रहा हूँ, हमारा जो वर्क डन है ना, वो कुछ फोर्सेस का वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, कुछ फोर्सेस का वर्क डन पाथ से डिपेंडेंट होता है।
there will be some force will be path dependent और इंडिपेंडेंट। या अगर मैं डिटेल में बोलूँ ना, हमारे कंजर्वेटिव फोर्स अगर होगा तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो पाथ डिपेंडेंट होगा। आगे चैप्टर में पढ़ना है, मैं बहुत ज़्यादा इस पॉइंट में डिटेल में जा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वर्क का मैंने डिटेल में डेफिनेशन बता दिया है। अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं ना। तो वर्क डन कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, वर्क डन बाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क, वर्क का इंट्रोडक्शन देके वर्क का बेसिक आइडिया बता दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। उसके अगले क्लास में वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, एकदम मस्त से पढ़ाई करें, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।